भारतीय स्पेस एजेंसी के चेयरमैन के सिवान ने इसरो का भारतीय अंतरिक्ष को लेकर भविष्य का जो विजन है उसे साझा किया। इसरो के इस विजन के अनुसार इसरो खुद से खत्म होने वाले रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को बनाने के तरीके खोज रहा है, तो हैक ना हो सकने वाली संचार प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है। खुद से ठीक होने वाली वस्तुएं, अंतरिक्ष आधारित सोलर पावर, इंटेलिजेंट सैटेलाइट्स, स्पेस व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेस एप्लीकेशन आदि पर भी इसरो काम कर रहा है। मकसद भारत को भविष्य में अंतरिक्ष की गतिविधियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना है। भविष्य की अंतरिक्ष को लेकर जो तैयारी इसरो कर रहा है वह भारत के लिए क्यों जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। इसलिए आज मुद्दा आप में इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर MS प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल, पूर्व सलाहकार हैं उपग्रह नेविगेशन कार्यक्रम इसरो के। डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ जुड़े हैं MD इंडिया BW के रतन श्रीवास्तव जी। रतन जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात मैं कहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी आपसे, जो ये खबर सामने आ रही है कि इसरो भविष्य तकनीक पर काम कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मायने हैं इसके? वो तकनीक कौन सी है? देखिए, अगर हम थोड़ा सा अगर इतिहास में जाए जी, तो हमने इसरो का कार्यक्रम स्टार्ट किया, स्पेस प्रोग्राम, तो हमारे पास न तो नॉलेज थी, न लाइब्रेरी थी और न सिस्टम थे। तब से अब यहाँ तक आगे हैं। अब आगे अगर जाना है, अगर ये उड़ान भरनी है, तो जो डॉक्टर शिव ने बताया है, सेल्फ हीलिंग सिस्टम्स, सेल्फ हीलिंग सिस्टम्स, इंटेलिजेंट सिस्टम्स और सोलर पैनल्स और सैटेलाइट्स एंड आल्सो गोइंग फॉर इंटरप्लेनेटरी मिशंस, all those things are needed. So if you see the present technological scenario, then all these things are available. Of course, some of the things which we talk about, system जो बनने हैं जी, वो तो वो अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है। तो अगर बाहर डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर हम भी यहाँ डेवलपमेंट करना चालू करें तो हमसे पीछे नहीं रहेंगे। और हमने इसरो में हमेशा आगे की सोची है और हमारी सारी प्लानिंग भी आगे की रही है। तो डॉक्टर शिव ने उसी दिशा में बात की है। और अगर हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में चलते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जी, अभी भारत सरकार ने स्पेस को इंडस्ट्री के लिए भी खोल दिया है। तो कन्वेंशनल जो भी चीजें हैं, जो कि वो हो सकता है कि इंडस्ट्रीज बना चालू सैटेलाइट बना सकती हैं, रॉकेट्स बना सकती हैं। और जो हाई टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर ज्यादा टेक्निक की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, वो इसको प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर शिवन का जो विजन है वो बहुत ही अच्छा विजन है और भविष्य को देखते हुए लगता है। और भविष्य टेक्नोलॉजिकल हम अभी भी 10-12 साल से ज्यादा प्लान नहीं कर सकते। जी, मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर शिवन का जो विजन है अगले 5 साल और मैक्सिमम 10 साल के लिए है और इसके अंदर हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इन सब के होने के बाद में हम किसी से पीछे कम नहीं रहेंगे। इसमें ये बात नहीं कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसा हम कर सकते हैं जी, कि हमारी कैपेबिलिटीज में आता है, हमारी योग्यता में आता है और हमारी इंडस्ट्री इसके लिए तैयार हो रही है बिल्कुल। और हमारा एकेडमिया भी तैयार हो रहा है इसके लिए। जी, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत रियलिस्टिक है, जी, काल्पनिक नहीं है और सच्चा और प्राप्त होने लायक एक उद्देश्य है। बिल्कुल। धन्यवाद। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां हैं वो अद्भुत हैं। इसरो ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनको दुनिया भी सामना कर रही है। पहली बार देश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया जिससे भेजे गए संदेश को किसी भी कीमत पर हैक करना असंभव होगा। इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। यानी इसरो ने प्रकाश कण फोटास के जरिए संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की महारत हासिल कर ली है। इसके क्या मायने हैं प्रोफेसर प्रसाद साहब? ये जो तकनीक है इसे हम कैसे समझें? इसरो के जो ये तकनीक है, जी, आप पहले मैं बताना चाहूंगा कि जी, हमारा अंतरिक्ष विज्ञान जो है, जी, हम टोटली आत्मनिर्भर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 112 स्पेस मिशन हम लॉन्च कर चुके हैं। आई थिंक अप्रैल 75 से लेके अभी 2021। हमारा मकसद है कि तकनीकी दुनिया आगे जा रही है, हमारे पास काबिलियत है। आप देखिए छोटे छोटे MSME स्टार्टअप्स क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। ISRO का विचार है कि अगर इन सबको को जोड़ा जाए तो हम बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्ध कर सके। अगर हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग का कम्युनिकेशन दिखाया गया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, 300 किलोमीटर हैक प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही तेज होता है, उसके स्पीड एंड योग्यता बहुत प्रशंसनीय है। दूसरी आप देखिए हैक प्रूफ, डॉक्टर शिवन का कहना कि हम एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं। आप उसके पीछे देखिए इंडिया का ये पहला कदम है। आज पूरे संसार में स्पेस डिब्री एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
चारों तरफ स्पेस में डिब्री फैला हुआ है, जी छोटे सैटेलाइट से हो या बड़े सैटेलाइट से हो या रॉकेट का इंजन हो। अगर हम इस कदम उठाते हैं तो हमें कहना चाहिए स्पेस एनवायरनमेंट के लिए ISRO का ये बहुत बड़ा कदम है। रॉकेट छोड़ा और खुद जो काम हो गया वो खुद डिस्ट्रक्ट हो गया। इसका मतलब है वो मलबा नहीं बनता स्पेस में जिससे दूसरों को अपना। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखें तो हमारे अपने भारतवर्ष में कितने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। सरकार की भी योजना उसमें काम कर रही है। ISRO का लक्ष्य है कि हम भी उसमें स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह यूज किया जाए जिससे हमें फायदा क्या होगा। हमारे ईंधन की ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, ऑर्बिट की ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। हमें अगर यहाँ से मंगल ग्रह जाना है या मून पे जाना है तो उसमें कैसे शॉर्टेस्ट और बेस्ट रास्ता चुना जाए इस पे हो सकता है। जो अगले 10 साल का सोचना है कि क्या हम स्पेस स्टेशन जैसा कुछ बना सकते हैं। जी अगर हम स्पेस स्टेशन बना सकते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा योगदान होगा। यही कारण है कि ISRO इस तरह की तकनीकी को प्रोत्साहन दे रहा है। जी धन्यवाद। जी रतन जी, बात अगर टेक्नोलॉजी की हम कर रहे हैं क्योंकि इसरो भविष्य की तकनीक पे काम कर रहा है और ऐसी तकनीक जो दुनिया में कुछ देशों के पास ही है, 1-2 देशों के पास है और उस पर इसरो काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं इससे बता रहा हूँ। सॉरी रतन साहब। सॉरी सॉरी देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया इसके बारे में। जैसे कि अभी डॉक्टर पाल और डॉक्टर प्रसाद ने बताया आपको कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन ऐसा है कि हम स्पेस के बारे में आज से 10-15 साल से ज्यादा नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी का एक लाइफ स्पैन होता है, उस टेक्नोलॉजी लाइफ स्पैन में 15 साल से ज्यादा के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज के समय में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट every responsible country and every mature country, space faring nation है, it should be responsible for the environment. And if हमें अगर environment के लिए responsibility रखनी है तो हमको green rockets, green fuel, green technology and green satellites बनने पड़ेंगे। ये एक पहला कदम जो डॉक्टर शिवन चैन इसरो साहब ने कहा कि हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रॉकेट्स बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जो पहले रॉकेट बनते थे वो रॉकेट्स मेटल ऐसा होता है जो जल के नीचे गिर जाता है और एनवायरनमेंट को खराब करता है। लेकिन अगर हम ऐसे रॉकेट्स उस मेटलर्जी हम ऐसे यूज करें कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाए, अपना मिशन पूरा करने के बाद उनकी गेजिंग वगैरह बाहर ना गिरे, नीचे ना गिरे, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दूसरा है कि कभी कभी फ्लाइट में फ्रिक्शन की वजह से कोई मेटल में टेयर हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी मिशन फेल हो जाते हैं। तो अगर हम मेटलर्जी ऐसी यूज करें जो अभी स्पेस इनोवेशन हब है हमारा ISRO का, उसमें 46 नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, तो उससे हम उस टेयर को अगर फील कर सकते हैं तो मिशन कामयाब हो जाता है। जी दूसरी, जैसे प्रसाद जी ने और डॉक्टर पाल साहब ने बताया आपको भी कि जो हमारे सैटेलाइट्स है वो सैटेलाइट की डेब्रीज है, और वो डेब्रीज एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है, जो हमारे इंडिया के ऊपर फोकस सैटेलाइट्स है, उसमें यही नहीं जाएगी कि हम वहां पे नया सैटेलाइट से करें। और सैटेलाइट की एक लाइफ स्पैन होती है, करीब 15 साल की लाइफ स्पैन प्लान करके हम चलते हैं। तो एक बार वो 15 साल खत्म हो गए तो सैटेलाइट फिर इज जस्ट लॉस्ट इन द स्पेस, इट इज ऑफ यूज टू अस। तो उस समय अगर इफ कैन डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट और कैन बी डिस्ट्रक्ट फ्रॉम रिमोट स्टेशंस, तो वो एक पार्किंग लॉट हम खुल जाता है। जी तो ऑर्बिट में हम एक और सैटेलाइट डाल सकते हैं। ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग विचारधारा है और इस विचारधारा के लिए हम पूरा श्रेय इसरो को देते हैं। वी कांग्रेचुलेट देम फॉर सच अ इनोवेटिव फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग दैट दे आर डूइंग टुडे टू इंश्योर दैट आवर टुमारो हैज मोर सैटेलाइट्स पार्किंग प्लेसेस, इट हैज बेटर फ्यूल, बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर मेटलर्जी। ये बहुत जरूरी चीज है जो डॉक्टर शिवन ने शुरू किया है। और जैसे डॉक्टर पाल साहब बता रहे थे, डॉक्टर पाल डॉक्टर साहब दोनों मेरे बहुत सीनियर हैं, उससे बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन इस मुहिम को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया और जो आपके इनोवेशन क्या कहना चाहिए इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिनको ISRO के साथ जो लगे हुए हैं, जैसे 5 IIT हैं जो जिनके पास इंक्यूबेशन सेंटर है, IISc है, IIT है, इंडस्ट्री के रिसोर्सेज की वजह से पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला था कि इसको कुछ साथ चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। So we need all the resources on the table to make this vision of ISRO successful. डॉक्टर सुरेश पाल जी, एक सवाल और उठा है, खासतौर से जिस तरह से अमेरिका, रूस और चाइना की जो स्पेस एजेंसियां हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र की एजेंसियां काम कर रही हैं, उनकी तैयारियों को देखते हुए एक सवाल भविष्य में साइबर वार का उठा है बहुत बड़ा। और इसरो चेयरमैन ने इस तरफ भी कई बार संकेत दिए हैं कि देश को भविष्य जो इस तरह की वार होने वाली है, इस तरह के जो युद्ध हो सकते हैं,
उससे ही देश को बचाना है। आप कैसे देखते हैं जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जिस तरह की दुनिया में खासतौर से अमेरिका, रूस, चीन की मैं बात करूं और इसमें चीन ने कई बार भारत के तंत्र को टारगेट करने की कोशिश की है, अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, आपका क्या कहना? नहीं, हमें इसलिए हमारे जितने तंत्र हैं उनको हैकिंग और इंटरफेस प्रूफ बनाने की जरूरत है, उस दिशा में कार्य हो रहा है। दूसरे, आपने कहा कि डाटा को हैक किया जा सकता है, तो आपने पहले बताया था क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, तो उसके अंदर नए डाटा की स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगी, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, और उससे हमारे डाटा भी प्रिसाइज जाएंगे और उसके अंदर ऐसे डाटा कर सकते हैं, काफी उसके अंदर एंटी हैकिंग टूल्स डाल सकते हैं। तो उस डायरेक्शन के अंदर क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये उस डायरेक्शन में बहुत काम करेंगे। एज फार एज स्पेस इज कंसर्न, हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर एंटी सैटेलाइट मिसाइल दे लॉन्च एंड destroyed satellite in orbit. So that's another thing. But presently the situation is कि ऑर्बिट के अंदर लो ऑर्बिट हो, चाहे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट हो या मिडिल ऑर्बिट हो, वहां पर डेब्रिस बहुत हाई है। तो आई थिंक डॉक्टर सिवन ने ये भी एक क्रिकेट किया था कि उन डेब्रिस को किसी तरह से हटाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो अभी जो रॉकेट आते हैं, मोस्टली फोर्थ स्टेज जो आती है, वो थोड़े दिनों में एटमॉस्फेयर एंटर हो जाती है और अपने आप ही जलकर ऑफ हो जाती है। लेकिन अब जो सेल्फ एनीलिंग जो रॉकेट जाएंगे, जो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग है, तो जैसे अपना काम पूरा करेंगे वापस एंटर होंगे और दे विल गेट बर्न्ड। तो उनका जो कुछ आएगा वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, थोड़े दिनों में दे विल फॉल इन द सी। तो इस तरह से जो आप देखते हैं कि ऑर्डर जो डेब्रिस बोलते हैं, जी, प्रॉब्लम ऑर्बिट की डेब्रिस की है। कोई एक सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो सैटेलाइट के अलावा उसके साथ बहुत से बड़े बड़े डेब्रिस, फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज लॉन्च रॉकेट है, वो लॉन्च होता है, वो सैटेलाइट बन जाता है। तो जो शिव की जो सोच है, उसमें वो रॉकेट भी अनिल हो जाएगा, हो जाएगा, सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सैटेलाइट काम करने के बाद में हो जाएगा। दूसरी, उन्होंने एक बात और की, जो रिपोर्ट की थी कि वी कैन रिपेयर द थिंग्स सेल्फ मैकेनिज्म। तो हमारे सैटेलाइट्स हैं, मान लीजिए जाते हैं और उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि काम करना बंद कर दी है, सेल्फ रिपेयरिंग आल्सो विल कम। और तीसरी चीज है कि ऐसे रॉकेट्स होंगे जो जाकर रिपेयर कर सकते हैं, जो बैटरी निकाली, आपका फ्यूल सिस्टम निकाला और उस लोड कर दिया, वापस आ गया। कई जो तकनीकी हैं जिन पर इसरो सोच रहा है, काम कर रहा है, और उनसे क्या कि मतलब इकोनॉमी तो होगी, साथ में एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारी इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। और ये हमें इंडस्ट्री का बहुत सहयोग चाहिए, बहुत जरूरी है। हमें 1000 ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत है। जो स्टारलिंक वाला इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है हर जगह, तो क्या जरूरी है कि इंटरनेट ऐसे कुछ हम भी करने पड़ेंगे? उन सबके लिए इसरो सोच रहा है, इसरो की सोच बहुत अच्छी है। मेरे सामने अगले 5 साल में ये सब चीजें कार्यान्वित हो जाएंगी। जी, जहाँ की अंतरिक्ष में भी भारत सुरक्षित हो, इसको लेकर इसरो समय समय पर तमाम तरह के करता है, अनुसंधान करता है, और भविष्य को लेकर इसरो का अपना एक विजन भी है जो सामने आया है। प्रोफेसर पराग साहब, मैं बार-बार साइबर अटैक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चीन ने साल 2012 से लेकर 2018 के बीच कई बार सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन पर अटैक करने की कोशिश की है। कोई इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें कई बार सामने आई हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी तेजी से उपयोग हो रही है हर क्षेत्र में, इसलिए साइबर अटैक की संभावना बनी रहती है। उसको लेकर हम किस तरह की तैयारी में हैं? देखिए, साइबर अटैक और साइबर वॉरफेयर जी, स्पेस में भी पॉसिबल है। इसको हम लोग जनरली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, चाइना ने जो भी क्या हो, पब्लिश लिटरेचर है, एक्चुअल डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, बट ये पॉसिबल है कि हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जैम किया जा सके। एक और तरीका अभी जो पेपर्स में पब्लिश है, किसी ने किया नहीं है, कि आप इस सैटेलाइट को डी ऑर्बिट किसी दूसरे ऑर्बिट में डाल दें, जिससे आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है। हमारी सोच है, इसरो का सोच भी ये है कि हम हैक प्रूफ कम्युनिकेशन बना सकते हैं। देखिए, जब हम आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ट्रांसपॉन्डर होता है, तो हम उसको जैम नहीं करने की सिचुएशन बना सकते हैं क्या? उसके ऊपर अनुसंधान एकेडमिक्स में, इंडस्ट्री में, ISRO में चल रहा। यही कारण है कि एक कदम उठाया गया है कि अगर हम क्वांटम कम्युनिकेशन को परफेक्ट करें तो हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगला कदम ये होगा कि हमारे 2 सैटेलाइट के बीच में क्वांटम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है क्या, क्योंकि दोनों बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। जी, अगर ये एस्टैब्लिश हो सकता है तो इट विल बी ए हैक प्रूफ, साइबर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हैक करना अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और जो भी आपके लिए। ये बात सही है कि हमारी कदम इस डायरेक्शन में है, और आने वाले जमाने में अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जिनको स्पेस की कैपेबिलिटी है, उनके लिए एक 5वां डायमेंशन है वॉर।
कि हम स्पेस एसेट को कैसे खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद। जी रतन जी, अच्छी टेक्नोलॉजी इस पे खासा फोकस देखने को मिल रहा है और इसको एक तरह से हम भारत की बात कर रहे हैं तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के जरिए भारत कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, स्वदेश टेक्नोलॉजी के जरिए शुद्ध रूप से इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, जैसे आपको अभी डॉक्टर पाल ने और प्रसाद जी ने बताया कि जो कुछ हो रहा है ये एक इसरो का विजन है और इसरो के विजन के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं तो हम देश में हमारा इस समय फोकस मेक इन इंडिया में और मेक इन इंडिया में हमारा फोकस अगर है तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो है जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में जो एस्टैब्लिश्ड वेंडर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं पुराने एसआरओ के, वो तो ही रहे, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एक नया आयाम जो गया है वो आयाम है स्टार्टअप्स का और आजकल के यंग इनोवेशन सेंटर्स का। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रसाद साहब हैं, डॉक्टर पाल हैं, ये लोग मेंटर्स टू देम, दे आर गाइडिंग देम विद द एक्सपीरियंस दैट दे हैव। अपना जो दशकों का एक्सपीरियंस है, ये अपने दशकों का एक्सपीरियंस आईएसआरओ के पुराने साइंटिस्ट नए लड़कों को दे रहे हैं, जो नए लड़के जाकर के टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अपनी लैब्स में और उसके लिए वो पैसा ला रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर एज वेल एज फॉर इंडस्ट्री कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ पे कई फेलियर होते हैं, एक सक्सेस होता है, तो कई फेलियर की फंडिंग बहुत जरूरी है। तो उस कई फेलियर की फंडिंग के लिए पब्लिक मनी नहीं, सरकार पैसा इतना नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, हम भी डेवलपिंग कंट्री है। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर का योगदान है वो कैपिटल ऊपर है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है और वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं उसके ऊपर है। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में बहुत प्रगति की है, कुछ बिस्पिलान के लड़कों ने एक बनाया है अपना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक उन्होंने बहुत बढ़िया स्टार्ट बनाया है जो सैटेलाइट और सैटेलाइट इमेजरी पे काम करेगा। फिर अभी एक और बहुत बड़ा स्टार्ट बना है जो आईएसआरओ की गाइडेंस में उनके मेंटर्स ने उनको गाइड किया है और क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर उन्होंने एक यहाँ पे परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है। तो ये सब संभव इसलिए हो गया क्योंकि आज हमारे पास कई रिसोर्सेज ऐसे हैं मुहैया जो पहले नहीं थे, और इसमें अगर इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है गाइडेंस एंड मेंटोरिंग। वो गाइडेंस और मेंटोरिंग जो आईएसआरओ का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है इंडस्ट्री में, एकेडमी में, उससे मिल रहा है। और इसके साथ साथ आईएसआरओ में एक स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन हब है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर और स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो भी गाइड कर रहे हैं। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो कल के हमारे उद्योगपति होंगे स्पेस इंडस्ट्री में, और स्पेस इंडस्ट्री का उद्योग तभी चल सकता है जब हमारे पास वो साधन हो और वो टेस्टिंग वैलिडेशन की फैसिलिटी हो जिससे वो काम हो सकता है। और इसमें एक बहुत बड़ी पहल सरकार भी की है और आईएसआरओ ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने किया है, उन्होंने अपनी टेस्टिंग वैलिडेशन फैसिलिटीज, अपनी लैबोरेटरीज, यहाँ तक कि अपना लॉन्च पैड तक खोल दिया है। तो इससे बढ़िया क्या कहना चाहिए, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में जो पैदा किया गया है सरकारी नीतियों की वजह से, ये बहुत ही कैटलिस्ट है इंडस्ट्री के लिए, एकेडमी के लिए और आईएसआरओ के लिए भी। ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है धीरे धीरे करके। जो इकोसिस्टम पहले सिर्फ 2-3 जगहों में था, अब ये इकोसिस्टम पूरे देश में फैल रहा है। तो टू डेवलप इकोसिस्टम यू नीड पॉलिसीज आर इन प्लेस। टुडे वी आर डेवलपिंग द इकोसिस्टम सो दैट इंडिया विल बी टोटली आत्मनिर्भर, सेल्फ एंड ऑल आवर स्पेस नीड्स ऑफ टुमारो। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, सुरक्षा की दृष्टि से और संचार की दृष्टि से इसरो ने इस क्षेत्र में तमाम तरह के पहलू प्रयोग किए हैं और भविष्य की दृष्टि से जो इस विजन सामने आ रहा है वो एक सकारात्मक हमें आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखाता है। रतन जी, आपने से बात की, आपका बहुत डॉक्टर सुरेन और प्रोफेसर प्रसाद साहब, आप भी बहुत धन्यवाद संचार टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।